कई मुद्दे अभी झारखंड के राजनीतिक गलियारे में कई मुद्दे विशेष रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में उन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज गढ़वा में झारखंड विधानसभा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष जी। मानसून सत्र खत्म हुआ, अभी सत्र पूरी तरह हंगामे के भेंट चढ़ गया। आप ही जान रहे हैं पुस्तक से। आखिर नहीं, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। हम लोगों ने कभी नहीं चाहा कि सत्र न चले। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा ही सकारात्मक लोग हैं, सकारात्मक सोच के लोग हैं। लेकिन यह सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, फेल है। ये हेडलेस सरकार है। दरअसल सरकार ने ही नहीं चाहा कि ये सत्र चले। उसने दो ऐसे विषय लाए जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की भारी आपत्ति थी और उनको यह मालूम था कि ये दो ऐसे विषय हैं कि इसको जब हम लेके जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस पर आपत्ति व्यक्त करेंगे और सदन बाधित होगा और हम जनता के सवालों से, विधायकों के सवालों से साफ साफ बच जाएंगे। सवाल नंबर 1, आखिर द्वितीय भाषा के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में उन्होंने उर्दू को शामिल किया। तो हम उर्दू के विरोधी नहीं हैं, ठीक है। आप अगर उर्दू को शामिल कराना चाहते हैं तो कराइए। हमारे बच्चे तो अभी फ्रेंच पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जर्मन पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे इटालियन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान हमारे बच्चे ले रहे हैं आज। लेकिन अगर उनको उर्दू जबरन इम्पोज ही करना है तो पहले हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ाएं तो सही। आखिर उर्दू कौन पढ़ता है? जो इस्लाम धर्मावलंबी है, अमूमन जो मुस्लिम समाज का बच्चा है। उर्दू की पढ़ाई कहाँ होती है? मदरसे में। पढ़ाने वाले कौन? मौलाना। अब सवाल उठता है कि यह सरकार की गंभीर साजिश है कि बैक डोर से अगर कोई उर्दू में फेल भी करेगा तो 100 में उसको 99 नंबर हम दे देंगे, और कोई अगर 100 फेल कैंडिडेट को अगर 99 नंबर मिल जाएगा तो मेरिट लिस्ट में अपने आप वो ऊपर चला जाएगा। तो जो क्वालिटी वाले बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनकी हत्या होगी कि नहीं होगी, मैं एक सवाल करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। दूसरा, उन्होंने इसमें से कई ऐसे रीजनल लैंग्वेज को बाहर कर दिया, जैसे भोजपुरी, मगही। अब आपके गढ़वा में ही देखिए, बड़ी संख्या में लोग मगही भोजपुरी बोलते हैं। आप पलामू में बड़ी संख्या में लोग भोजपुरी मगही बोलते हैं। हजारीबाग, गिरिडीह का इलाका, बड़ी संख्या में लोग मगही बोलते हैं। साहबगंज, पाकुड़ में बड़ी संख्या में लोग भोजपुरी बोलते हैं। जो देवघर का इलाका है, गोड्डा का इलाका है, बड़ी संख्या में लोग मैथिली अंगिका बोलते हैं। यहाँ तक कि उन भाषाओं को तो बाहर रखा ही रखा, साथ ही साथ हिंदी को भी अगर द्वितीय भाषा के रूप में, अगर सेकंड लैंग्वेज के रूप में डाल देते तो 2 मिनट के लिए गढ़वा वासियों को भी लगता चलो भाई ठीक है, हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को ऑप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो वो जानते थे कि इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी, तो इस विषय को लाओ। दूसरा, जो नमाज का कक्ष आवंटन किया गया, मेरा सीधा सीधा आरोप है इस सरकार के ऊपर कि सरकार के इशारे पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने लोकतांत्रिक अपराध करने का काम किया। ये कहीं से भी लोकतंत्र में उचित नहीं है। ये सेकुलर स्टेट है। भारत एक सेकुलर राज्य है, एक सेकुलर गणराज्य है, और यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की बात होती है। तो अगर हम मुस्लिम समाज को अगर नमाज पढ़ने के लिए कक्ष देंगे, इसका मतलब हुआ कि बाद बाकी जो धर्म है उसका हम अनादर कर रहे हैं। तो आप एक तरफ आप मुस्लिम समाज का सम्मान बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ सारे धर्मों का जो विराट हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज के सहित जितने भी धर्मावलंबी हैं, मतावलंबी हैं, उसका आप अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो या तो आप हर धर्म के लिए कक्ष दीजिए, अलॉट करिए, और नहीं तो आप किसी को मत दीजिए। इसीलिए मैंने इस विषय को उठाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और कहा कि अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति नमाज पढ़ेगा तो हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और आज भी आपको कह रहा हूँ कि ये विषय बहुत ज्वलंत है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी के आह्वान पर, हमारे नेता विधायक दल श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य भर के हजारों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे। 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता का सिर फूटा, हाथ टूटा, पैर टूटा, लाठियां खाई। लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक नमाज नीति इनकी बंद नहीं हो जाएगी। उनका कहना है कि पहले भी
यानी जब आपकी सरकार थी, यानी भाजपा की जब सरकार थी, उस वक्त भी नमाज कष्ट हुआ करता था। लोग जो जनप्रतिनिधि थे मुस्लिम धर्मावलंबी लोग, वो वहाँ पर नमाज पढ़ते थे। तो आज विरोध क्यों? देखिए, ये सोशल मीडिया का ज़माना है आशुतोष जी। मेरा साफ साफ कहना है कि सोशल मीडिया में कोई बातें छिपी नहीं रह सकती हैं। विधानसभा में यही बात सरकार ने उठ करके, आलमगीर आलम साहब ने उठ करके कहा कि पहले भी नमाज पढ़ा जाता रहा है, बाबूलाल जी के समय ही पढ़ा जाता रहा है। श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी ने सदन में उठकर और कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि यदि मैंने ऐसा कोई आदेश दिया है तो उसे साबित करें। सोशल मीडिया के ज़माने में अगर यदि सत्य होता तो जो चिट्ठी नमाज आवंटन का W342 हमारे और आपके मोबाइल में घूम रही है, तो वो अलॉटमेंट की चिट्ठी भी वो छोड़ने वाले नहीं थे। वो अगर कोई अलॉटमेंट हुआ रहता, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं। ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, ये झारखंड को छलने वाले लोग हैं। इन लोगों ने झारखंड की सत्ता झूठ बोलकर प्राप्त की है। झारखंड की सत्ता में ये लोग कैसे आए, आपसे छिपा नहीं है। इन्होंने तो कहा था कि पारा शिक्षकों को बरगलाया, कहा था कि मैं परमानेंट कर दूंगा। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हमारी बहन है, कहा परमानेंट कर दूंगा। मलेरिया कर्मी जो हमारे भाई हैं, जो अनुबंध पर कर्मी हैं, उनको कहा परमानेंट कर दूंगा। जो पुलिस कर्मी हमारे भाई अनुबंध पर हैं, कहा परमानेंट कर दूंगा। एक को भी परमानेंट किया क्या? इसलिए ये सरकार झूठी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार कामचोर है, ये सरकार ब्रेनलेस है। मैं पहले ही कहा, हेडलेस है। इसकी कोई नीतियाँ नहीं है, कोई इसका विज़न नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि कैसे बालू का लूट हो, कैसे हम अवैध रूप से। अब मैं गढ़वा जाया तो आज मैं यहाँ आम जनता से मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला, रुक कर जहाँ तहाँ मैं अपनी गाड़ी रोक रहा था, आम जनता से भी मिला। और जब जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि प्रतिदिन बरसात आज है, तब भी लगभग 100 से ज़्यादा हाईवा यहाँ से बाहर यूपी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जा रहा है। और जब बरसात ख़त्म हो जाता है तो 400-500 हाईवा बालू यहाँ से स्मगल होकर दूसरे राज्यों में जा रहा है। तो सवाल उठता है कि 2 साल हो गए, आपने अभी तक एक भी घाट का नीलामी पूरे राज्य में नहीं किया। आपने ऐसा क्यों किया? आखिर ये जो लॉस हो रहा है किसका है? ये जनता की कमाई है। ये इसे अगर ये खजाने में पैसे भरे जाते तो राज्य का विकास होता। इसलिए इस सरकार का कुछ भी। अभी जब यह मुद्दा आप सामने आया था, जब आप लोगों के द्वारा विरोध किया गया, तो मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ ऐसी बातें भी कही गई जो कहा गया आप लोगों के द्वारा कि ठेस पहुंचा। ऐसी कौन सी बात? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो भोजपुरी भाषी हैं उनके संबंध में गंभीर टिप्पणी की, और मैं उस टिप्पणी को दोहराना नहीं चाहता। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं उनके चेहरे पर अहंकार झलकता है, उनके बोली चाली में लगता है कि ये अहंकारी लोग हैं, तो ये बहुत ही दुखद है। भाषा से किसी के अहंकारी होने का परिचायक भाषा कभी नहीं हो सकता। भोजपुरी भी मधुर भाषा है, मगही भी मधुर भाषा है, अंगिका और मैथिली भी मधुर भाषा है। और जो भी भाषा भाषी झारखंड में किसी भी भाषा और भाषा भाषी के लोग हैं, हर लोगों का, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को सम्मान करना चाहिए, नहीं तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए। लेकिन ये अहंकारी लोग हैं, ये दूसरे को अहंकारी बताएंगे जबकि स्वयं ही अहंकारी हैं। ये माफ़ी वाफ़ी मांगने वाले नहीं हैं। इनकी एक मार्ग है, इनका एक रास्ता है, येन केन प्रकारेण झारखंड को लूटो, झारखंड की खनिज संपदा को लूटो। और लूटने की आज़ादी इन्होंने अपने विधायकों को दे रखी है, अपने मंत्रियों को दे रखी है, अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दे रखी है। अपना झारखंड पूरी तरह से वयस्क हो गया, विकास कितना जवान हुआ? देखिए, मैं बहुत ही गर्व और गौरव का मुझे अनुभूति हो रही है, और मैं एहसास कर रहा हूँ कि हमारी जो पिछली सरकार थी, जिसमें 5 साल श्रीमान रघुवर दास जी ने झारखंड की जनता की सेवा की, वो सरकार अद्वितीय थी। वो सरकार, आप कह सकते हैं कि 20 साल का गोल्डन पीरियड था, वो गोल्डन एज था झारखंड का। और जिस प्रकार से विकास की रोशनी झारखंड के गांव-गांव में पहुंची, आपके गढ़वा के भी गांव-गांव में पहुंची, सुदूर गांव में, ये बताने की आवश्यकता नहीं। कैसे सड़कों के जाल बिछे, कैसे पुल पुलियों का जाल बिछ गया, कैसे आप याद करिए, रांची से कभी अगर 3 बजे भी हम अगर फ़ोन करके और ओम प्रकाश केसरी जी को कहते थे कि हम आना चाहते हैं गढ़वा, तो ओम प्रकाश केसरी जी को कहते थे, भैया हालात रास्ते के बहुत ख़राब है, पता नहीं कब गोली कहाँ उग्रवादी चला देगा। लेकिन आज 12 बजे रात को भी अगर कहूँगा कि मैं आना चाहता हूँ या यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो आराम से कहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो हमारी सरकार ने भय मुक्त
सरकार भयमुक्त समाज की स्थापना की, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना की, विकास युक्त समाज की स्थापना की, इंसान और इंसानियत की राजनीति की हमारी सरकार ने। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता अगर कहीं अन्याय किया तो हमारी सरकार ने उसका समर्थन नहीं किया, बल्कि उसे रोकने का काम किया। ये मौलिक अंतर दूसरे की सरकारों में और हमारी सरकारों में। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 20 साल में सही है कि झारखंड को जितना आगे जाना चाहिए था उतना आगे झारखंड नहीं गया, लेकिन हमारी सरकार ने, पहले अर्जुन मुंडा जी ने, शुरू में बाबूलाल मरांडी जी ने जो 2 साल काम किया वो भी लगभग 2 साल में अद्वितीय था, और उसके बाद अर्जुन मुंडा जी ने भी बहुत बढ़िया काम किया, और रघुवर दास जी ने तो इतिहास ही बना दिया। और आज 2 साल में जो कुछ हो रहा है वो ना हमसे छिपा है, ना आपसे, और ना झारखंड की जनता से, ना गढ़वा की जनता से। मरांडी जी का ही मुद्दा अभी तक हल नहीं हो सका। देखिए, हेमंत सरकार बाबूलाल मरांडी जी से डरती है, ये डरती है, उनकी ईमानदारी से डरती है, उनकी ईमानदार नीति से डरती है, नीतियों से डरती है। वो अगर उनको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष का अगर दर्जा बाबूलाल मरांडी जी को दे दिया गया तो फिर बाबूलाल जी विधानसभा में जब मर्जी चाहेंगे उठेंगे बोलेंगे। आज बाबूलाल जी अगर बोलना चाहते हैं तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि विधानसभा अध्यक्ष जी उनको बोलने नहीं देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी पहले मुख्यमंत्री जी की तरफ देखते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी अगर इशारा करते हैं कि बोलने दिया जाए, इशारा करते हैं तो फिर कहते हैं बोलिए, और नहीं इशारा करते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता है। तो जब नेता प्रतिपक्ष होगा तो उसका सदन में उतना ही अधिकार होता है जितना नेता सदन का होता है। तो उस नाते बार बार नेता सदन मतलब मुख्यमंत्री के हर काले कारनामों को सदन के अंदर उजागर करने का काम बाबूलाल मरांडी जी करेंगे, क्योंकि उनकी छवि बेदाग है, उनकी छवि ईमानदार है, और इसमें कोई दाग नहीं है। इसलिए सरकार डरती है। नहीं तो नेता प्रतिपक्ष बनाने में देश भर में नेता प्रतिपक्ष हैं, यहाँ क्या परेशानी है? बना देना, बना दे नेता प्रतिपक्ष। आप देखिए ये सरकार 3 महीने के अंदर गिर जाएगी, भरभरा के गिर जाएगी। अंतिम सवाल की जो जिस विषय को लेकर पूरी भाजपा आंदोलनरत है, नमाज कक्ष को लेकर और भाषा को लेकर, यह तो आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक। देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक बात साफ साफ कहता हूँ कि ये अन्याय करने वाली सरकार है, ये विद्वेष पैदा करने वाली सरकार है, और समाज में विद्वेष फैलाने वालों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों का स्थान जो लोग समाज में कटुता फैलाए, विद्वेष फैलाए, समाज को तोड़ने का काम करे, उसको शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। फैसला 2 अदालत करता है, एक तो न्यायपालिका और दूसरा जनता की अदालत। मैं समझता हूं कि इस विषय को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर तरीके से, दोनों ही विषयों को, एक तो जब तक नमाज नीति इनकी बंद ना हो जाए, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति इनकी बंद ना हो जाए तब तक, और दूसरा जो भाषा के संदर्भ में भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली के संबंध में इन्होंने जो अपमानजनक बात कही है, जब तक इस पर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपने कदम को वापस नहीं लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से इनका विरोध करेंगे, और जनता की अदालत में हम जाकर जनता से न्याय की अपेक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीरेन्द्र नारायण जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नमाज नीति, नमाज कक्ष का आवंटन करके जो नमाज नीति सामने लाने की काम सरकार द्वारा किया गया है, वर्तमान सत्तासीन झारखंड में जो सरकार है, साथ ही भाषा भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को लेकर के जो भाषा नीति सामने लाई गई है, पूरी तरह से गलत है। अब भाजपा इसे लेकर आंदोलनरत है, और तब तक आंदोलनरत रहेगी जब तक कि दोनों विसंगतियों को दूर नहीं कर लिया जाता है। साथ ही भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि इस मुद्दे को लेकर जनता का अदालत में जाएंगे और जनता इसका फैसला करेगी। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।